नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, इन सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बता दें कि स्कूल बंद हो चुके हैं, आंगनबाड़ी बंद हो चुके हैं, तमाम वो संस्थाएं बंद हो चुकी हैं बारिश की वजह से। और सबसे ज्यादा बारिश पहाड़ों की तरफ देखी जा रही है, जिसमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी जबरदस्त वर्षा हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप मौसम का पूर्वानुमान समझते हुए ही अपने घर से निकलें और पहाड़ों की तरफ जो भी रुख कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ ही पहाड़ों पर रुख करे, क्योंकि इस समय लगातार भूस्खलन, लैंडस्लाइड की स्थितियां पैदा हो रही हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश। प्रयागराज में उफान पर नदी और नाले, शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर। लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की गई है। तो रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। प्रयागराज में नदियां उफान पर हैं। देखिए, पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। जहां एक तरफ प्रयागराज, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि बारिश हुई है तो गर्मी का प्रकोप कम हुआ है। लेकिन पहाड़ों की तरफ और ऐसे राज्यों में, चाहे वो बात हम उत्तराखंड, हिमाचल की कर ले, भारी तबाही देखी जा रही है। नदियां उफान पर हैं, बादल फट रहे हैं, जिससे तमाम लोगों की जानें तक गई हैं। शासन प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट करने पर लगा हुआ है। तो 9 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं। तो 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबरदस्त बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मानसून ने दस्तक दी थी, हालांकि बता दें कि पहाड़ों में मानसून की दस्तक से पहले ही जबरदस्त बारिश हो रही थी और अब मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो गई है। वहीं उत्तरकाशी की बड़कोट में बादल फटा। बादल फटने से निर्माणाधीन होटल तबाह हो गया। 10 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। 7 मजदूरों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाई बांध के पास वहीं उत्तराखंड की पहाड़ों पर कई जगह लगातार बारिश जारी है। बता दें कि काशीपुर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे देखते हुए प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आईटी पार्क में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश से पैदा हालात की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से मिसिंग मजदूरों के सर्च और रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर लोग सुरक्षित स्थानों पर हों। मुख्यमंत्री ने मानसून को देखते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने की बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को राज्य स्तरीय स्पेस मीट आयोजन होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले सालों में आपदा अनुसंधान और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सम्मेलन आयोजित किए गए। विश्व आपदा सम्मेलन भी देहरादून में आयोजित हुआ था। उन्होंने कहा कि हर साल हमें अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिस पर सम्मेलन में मंथन होगा। पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा
टनल का रेस्क्यू चल रहा था, एक देहरादून का रेगुलेशन भी उसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं और निश्चित है कि जो सम्मेलन होगा उसमें मंथन चलेगा, मंथन से, चिंतन से अमृत निकलेगा और अमृत हमारे साथ साथ पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए काम आएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वां संस्करण सुना। इस दौरान विधायक राजकुमार पौरी, दायित्वधारी राज्य मंत्री कैलाश पंत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या जैसे काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने मन की बात में उजागर की गई सामूहिक सेवा, धार्मिक यात्राओं के दौरान मिलन की भावना और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की पहल की सराहना की। उत्तराखंड में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। इसके साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। गढ़वाल कुमाऊं के बैलेंस और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपने की चर्चा है। तो मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिपोर्ट देखिए। एक जुलाई को नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। युवा को मौका या फिर महेंद्र भट्ट को कमान। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कयासबाजी। कोई बने, नहीं पड़ेगा कुछ फर्क, कांग्रेस बोली। उत्तराखंड में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपे जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव प्रभारी खजान दास ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 जून को नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा सामने लाना चाहता है जो संगठन में मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में सक्षम हो। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में गढ़वाल कुमाऊं में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस लिहाज से महेंद्र भट्ट को एक बार फिर कमान देने की चर्चा है। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग भी उनकी दावेदारी को मजबूत कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2027 में बीजेपी की विदाई तय है और इसकी झलक पंचायत चुनाव में देखने को मिल जाएगी। हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का हो और चाहे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो हमारे मेंबर्स जाने हैं उनका नामांकन हो, ये पूरी प्रक्रिया परसों को हो जाएगी और फिर 1 तारीख के लिए जो चुनावी कार्यक्रम के तहत 1 तारीख को घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेताजी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, आदरणीय मल्होत्रा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो उस दिन घोषणा करेंगे। 2027 का बात यदि भाजपा करती है कि प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बदल रहे हैं कि 2027 में उन्होंने विजय प्राप्त करनी है, सत्ता दोबारा कब्जा करनी है, तो वो भूल रहे हैं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को कई बार बदला। एक बार तो बहुत ज़रूरी मुख्यमंत्री लाए थे कि मुख्यमंत्री बहुत ज़रूरी हैं और उनको जनता ने जो है धूल चटा दी थी। तो जो पार्टी मुख्यमंत्रियों को बार बार बदल कर कुछ 30 ना मार सकी हो, कुछ कोई खास काम ना कर सकी हो, वो प्रदेश अध्यक्ष बदल कर भी क्या कर पाएगी।
2027 के सपने देखने का अधिकार हम भाजपा को देते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे पहली चुनौती जुलाई में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी का विजय अभियान जारी रखने की होगी। साथ ही मिशन 2027 का बड़ा लक्ष्य साधने के लिए संगठन को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना होगा। अब निगाहें इस पर लगी हैं कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी किसके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तराखंड भाजपा को 1 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बीजेपी 2027 का चुनाव हार रही है। इस पर भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 2 बार विधानसभा का चुनाव हारी हो, 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी हो, उसका नगर निगम निकाय चुनाव में सूपड़ा साफ हो चुका हो, उसे बीजेपी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जो पार्टी लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी हो, 3 बार पार्लियामेंट का चुनाव हार चुकी हो और जिस पार्टी का नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया हो, उस पार्टी को इस बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो 2027 को चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। वहां तो एक अनार 100 बीमार है, सब अपने आप को स्वयं नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव गतिमान है और संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में भी माननीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 1 तारीख तक प्रदेश में नए अध्यक्ष की घोषणा राष्ट्रीय स्तर से जो संगठनात्मक चुनाव है उस प्रक्रिया के अंदर नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में मतदान होगा। इसको लेकर कांग्रेस ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस को जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में 3 चरणों में भी चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास न समय है न ही प्रत्याशी। मैं उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की क्षमता को भी जानता हूँ, पंचायतों के प्रत्याशियों की, और उनसे मेरा आग्रह भी है कि 100% मतदान हो। इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करें। और वैसे भी पंचायत चुनाव में उत्तर हमेशा बढ़ता है, क्योंकि अकेले प्रधान की ग्राम पंचायत के मेंबर ही हर वार्ड में 4 लड़ते हैं। तो हर व्यक्ति को जीत का भाव रहता है, इसलिए हर व्यक्ति मतदाताओं को आकर्षित करता है। और उत्तराखंड के अंदर हमेशा पंचायत का प्रतिशत बढ़ा है, इस बार ही पंचायत प्रतिशत बढ़ेगा। काशीपुर के शहर की गलियों में चाय की दुकानों पर सोशल मीडिया के कोने में कुछ लोग दिन रात एक ही बात दोहरा रहे हैं कि काशीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन जब इतिहास की किताबें खोलकर देखी जाती है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। इन बातों को हवा देने वाले वही लोग हैं जो हर चुनाव में कांग्रेस की जीत का सपना देख कर अब सपना बेचने लग गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1985 के बाद कांग्रेस यहां कभी विधायक की सीट नहीं जीत सकी। वहीं कुछ नहीं है। 1980 से 1985 तक सत्येंद्र चंद्र जी गुड़िया विधायक रहे। 85 के बाद फिर एक चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र तिवारी जी विधायक रहे। अब 87 से और 2025 चल रहा है। आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का विधायक कब रहा है यहाँ पर, या कितने मेयर रहे। अगर लोकल इलेक्शन की बात करते हैं ना हम तो इस चीज़ में, तो मुझे तो लगता नहीं। मैं तो खुद स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से रहा हूँ, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस कभी गड़ रही हो। इन लोगों की तो आपस की बेकार की मानसिकता, छोटी मानसिकता, ग्रोहबाजी करते हैं। इस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया। कुछ लोग पता नहीं कहते हैं गड़ रहा या गढ़ है। मुझे तो समझ में आता नहीं कब गढ़ रहा और कब है। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी विजय गंसोला की देखरेख में विलंगना और बालगंगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से की। बैठक में प्रभारी विजय गुंसोला ने कार्यकर्ताओं से व्यापक चर्चा की। विजय गुंसोला ने कहा कि आज ही उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया जाएगा।
विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हरबटपुर बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव पर रुके। यात्रियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए यात्रियों से बातचीत की। साथ ही राजस्थान से गंगोत्री धाम जाकर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करने वाले 30 लोगों के जत्थे के बीच बैठकर भगवान भोले के भजनों का आनंद लिया। कोई रास्ता की प्रॉब्लम हैगी है, इसलिए हमने रोक दिए हैं, तो रुक रहे हैं आराम से, कोई बात की परेशानी नहीं है। ये तो हमारी पहले की गुजरों की परंपरा चली आ रही है, जे उसको करते हैं और उसको पीते हैं। उनको नए बच्चे को बता के जाएंगे हमने ये किया, तो आप भी आगे बढ़ना है ऐसे ही। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका प्रशासन ने बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए नगर के तमाम नालों का सफाई अभियान शुरू कर दिया है। पालिका प्रशासन को शिकायत मिली थी कि नगर का मुख्य नाला, जो नगर क्षेत्र से होकर शुगर मिल परिसर से होकर गुजरता है, उसमें समय भारी मात्रा में कचरा और कबाड़ अटका पड़ा है। इसके मद्देनजर नगर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू और अधिशासी अधिकारी कामिल हसन ने मौके पर पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया। अब हमने इनको 2 वाटर में डिवाइड किया। 20 एक उसका जो उत्तरी भाग था, एक दक्षिणी भाग। 23 नाले इधर थे और 20 नाले एक तरफ थे। उनका एक बार हमने सफाई करवा दी, लेकिन पुणे एक बार जो है जहाँ दिक्कत आ रही है कि पानी की समस्या से निपटने के लिए पुणे सफाई करवा रहे, जिसके तहत शुगर मिल और नाला जो था, इसका बेड थोड़ा ऊंचा था और जो मार्केट का पानी था पिछली बार मेन जो है इसके मार्केट में पानी भरना है, मेन कारण यही नाला था, जिसके लिए आज स्पेशल जो है पोखरण में गई ये कराया गया। बाकी जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने नया टेंडर भी कर दिया है और फिलहाल जो है हमारे नए ठेकेदार भी पहले से काम शुरू कर देंगे। सफाई व्यवस्था विशेष ध्यान है। हमारे यहाँ लक्ष्मणपुर नगर के अंदर जो है करीब 43 नाले हैं। इनका सफाई का कार्यक्रम पिछले करीब 1 महीने से लगभग चल रहा है और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक शुगर मिल में नाला है जो हम लोग देख भी रहे हैं, ये बहुत बुरी तरीके से अटा हुआ था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो बाढ़ का जो पहले बाढ़ आई है और पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाई, उसका मेन कारण ही नाला ही था, जिसको हम आप देख रहे हैं पोखरण लगाकर हम सफाई का काम कर रहे हैं। और विदिन 1 हफ्ते के अंदर जितने भी इस तरह के नाले हैं हमें बड़ा सफाई करने का पूरा प्रयास है, ताकि पहली बात तो ये है भगवान से प्रार्थना की बाढ़ ना आए, लेकिन यदि कोई ऐसी बात होती भी है तो पानी आराम से निकल जाए, नगर वासियों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमारा यही प्रयास है। मानसून सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए पौड़ी में परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बारिश के दौरान सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 6 से 9 बजे तक सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन समय अवधियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि बरसात के मौसम में अति आवश्यक न होने पर यात्रा से बचें। हमने जो सड़क दुर्घटनाओं का आजकल आकलन किया है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में सड़कें खराब हो जाती हैं, काफ़ी जगह मलबे आ जाते हैं या ऊपर से पहाड़ से भी पत्थर आने लगते हैं, तो इस तरह से मल्टी कारण हो जाते हैं कह लीजिए कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए। तो इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ड्राइवर से और यात्रियों से सबसे अपील करेंगे कि आवश्यक दशा में ही वो यात्रा करें इस समय बरसात को देखते हुए, और चालक को सावधानी बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि वो एक तो अपनी गति पर एकदम नियंत्रण रखे। कोई जल्दबाजी इस समय दुर्घटना कारित करने में सहायक बनेगी। इसके साथ ही हम अपनी जो हमारी टीम है इनको भी हम मुस्तैद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस समय सुबह के समय 6 बजे से 9 बजे के बीच और शाम को जो हमने आकलन किया है, शाम को भी यही 6 बजे से लेकर 9 बजे के इस दौरान सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। एक तरफ जहां बेटियां देश के गौरव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो दूसरी ओर अब वही बेटियां अपराध की काली दुनिया में कदम रखती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि बेटियां किसी से कम नहीं, चाहे देश की सेवा हो या फिर अपराध की दुनिया, हर जगह उनकी मौजूदगी दिख रही है। अपराध को कम करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है और बैठकों के दौर के साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बिना जागरूकता के नशे को नहीं रोका जा सकता। दूसरा, जो लोग भी इसमें बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में इन्वॉल्व है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे महिला की हो या पुरुष की हो,
उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जिनका इनको संशय है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या इनके पीछे कोई और है जो इनसे इस काम को करा रहा है उसको भी किया जा रहा है, और उसी आधार पे मेरिट के हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। किसी भी समाज में लोगों की जागरूकता अति आवश्यक है। कई बार जो परंपरागत तरीके की पुलिसिंग होती है तो उसमें एक सिलेक्टेड एरिया में हमारे द्वारा दृष्टिकोण बनता है, लेकिन जब जनता के द्वारा सूचना और इस तरह की चीज़ों का संवाहक होता है तो उसमें कार्रवाई और इफेक्टिव होती है। अपराध होता है, उसमें अपराधी चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उससे समाज को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई भी अमल। रुड़की में औषधि विभाग और पुलिस की टीम ने एक मकान में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली दवाएं पकड़ी हैं। संयुक्त टीमों ने रुड़की के मकबूलपुरी, अंबर तालाब और रामनगर में छापा मारा। बता दें कि टीम को शिकायत मिली थी कि कई नामी दवा कंपनियों में के नाम से नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए पहले दोनों आरोपियों से दवा खरीदने के लिए संपर्क किया। इसके बाद ग्राहक बनकर नकली दवा बनाने का सामान बरामद किया। मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही हैं। ऐसे में एसटीएफ टीम और हम सब लोग यहाँ पे मौके पे आए। रामनगर चौक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है नरेश कुमार, उमेश कुमार और मुहर्रम अली, ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाएं मिली है उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उनके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वाद दायर किया जाएगा। दवाइयों की कॉस्टिंग करीब 4-5 लाख की दवाइयाँ होंगी। रॉ मटेरियल भी है, दवाइयाँ कम है, हालांकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है और ये कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है उसकी अभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। वहीं रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में कार की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। युवती अपने ऑफिस जा रही थी जिसे सड़क पर कार ने कुचल दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चले कि मसूरी के पास जौनपुर क्षेत्र में मौड़ मेले का आयोजन किया गया। मेले में यमुना घाटी, अगलाड़ घाटी और भद्री घाटियों के दर्जनों गांवों के लोग शामिल हुए। साथ ही मसूरी और विकास नगर के ग्रामीण भी मौजूद रहे। मेले में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एक साथ नदी में उतरे और कई टन मछली पकड़ी। मेले के दौरान ढोल दमाऊ की थाप पर ग्रामीण ने पारंपरिक नृत्य किया। बता दें कि अगलाड़ नदी में मनाया जाने वाला ये मौड़ मेला लगभग 160 साल पुराना है। हर साल जून के अंतिम सप्ताह में ये मनाया जाता है। इसके पीछे कॉज ये है कि ऐतिहासिक विरासत संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस मौड़ मेले को जो है जीवित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चल सके कि हमारे जो रीति रिवाज थे वो क्या थे, किस प्रकार के थे। इसमें जो है टिमरू जो पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मतलब छोटे जीव जंतु जो होते हैं मछली के वो जीवित रह जाते हैं और बाकी लोग इंजॉयमेंट करते हैं। हम राजशाही में हुआ करते थे, उससे चलता है एक परंपरा राजा के समय से। ये हमारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर हम राजा जी को बुलाते थे और राजा जी को हम वहाँ डंडी कंडियों के माध्यम से यहाँ पर जो राजमोड़ है वहाँ तक पहुँचाते थे उनको। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर हर वर्ष हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पौराणिक से कई वर्षों से चलता आ रहा है और इस बार वर्षा है, थोड़ा पानी ज़्यादा है तो मच्छियाँ तो जो हमारे टिमरू होता है जो एक नशीला पदार्थ होता है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस बार एक छेजुला पट्टी है जिसमें छिलगांव की एक बेल्ट है जिसमें 16 गाँव छिलगांव है, तो उनकी पांति थी। तो जो टिमरू का पदार्थ है उसकी मात्रा इस बार अधिक है तो मच्छियाँ अधिक लगने के आसार है। जो SDRF के जवान लगाए गए हैं तो ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं जो छोटी लड़कियां होती है और छोटे बच्चे होते हैं वो इस मौड़ मेले में अधिकतर प्रतिभाग करते हैं। तो उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर SDRF के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग KMT थाने से तैनात है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की भी।